दो परिवार के लोग अपने बेटे और बेटी की शादी एक बहुत बड़े बंगले में करने का फैसला करते हैं। लेकिन जब ये लोग उस बंगले में शिफ्ट होते हैं तो उनके साथ वहां पर हॉरर घटनाएं होने लगती है। एक औरत और एक छोटे बच्चे की आत्मा उस बंगले में घूम रही थी। एक स्वामी जी उस आत्मा को कैद करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो आत्मा बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने की वजह से वो उसे कैद नहीं कर पाते। तो दोस्तों, क्या उस बंगले में हो रही शादी सही सलामत हो पाएगी या फिर सभी लोग एक एक करके मारे जाएंगे? यही देखेंगे हम आज की हॉरर थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है गिमिक। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ के हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है लामा मोजिन नाम के एक स्वामी जी से। हम देखते हैं कि कुछ लोग मिलकर एक पहाड़ी इलाके पर पहुंचते हैं। गांव के दो लोग स्वामी जी से कहते हैं कि कोई भी जानवर या फिर गांव के लोग उस बंगले के आसपास जाते हैं तो वो वहीं पर बलि चढ़ जाते हैं। पिछले 40 साल से आसपास के गांव वाले इस भूतिया बंगले की वजह से दहशत में जी रहे हैं। वो देखिए, वो रहा बंगला। अब उसके बाद हम देखते हैं स्वामी एक जगह पर ध्यान में बैठ जाते हैं। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ट्रैवल करके उस बंगले के अंदर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये बंगला बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और डरावना भी। स्वामी जी कमरे के अंदर रानी की तस्वीर को देखते हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तभी अचानक वो आत्मा उनका गला पकड़ लेती है और यहाँ इस तरफ स्वामी जी अपनी आंख खोलते हैं। वो गांव वालों से कहते हैं कि उस आत्मा ने बेताल को समर्पित कर दिया है, इसलिए उसे बंदी बना पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें दिन, तिथि, नक्षत्र ये सब कुछ देखना होगा और जब उचित समय आएगा तब मैं खुद उस बंगले के अंदर जाकर उस आत्मा को शांति प्रदान करूंगा। खैर, अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारे कहानी के हीरो गणेश को। गणेश के बारे में बात करें तो ये एक कम पढ़ा लिखा और मिडिल क्लास परिवार का बेटा होता है और फिलहाल मसाले बेचने का छोटा मोटा बिजनेस करता है। उसके बाद हम देखते हैं गणेश के पिताजी विजयराज को और उसके मामा प्रताप को, जो कि आपस में ऐसे ही हंसी मजाक में लड़ रहे होते हैं। तभी वहां पर गणेश आता है और उन दोनों को रोक देता है। अब गणेश की माँ लक्ष्मी उन्हें अंदर बुलाती है। लक्ष्मी अपने भाई प्रताप से कहती है कि आज तुम लोगों को कस्टमर से पैसे लेने के लिए जाना है, याद है ना? तब गणेश कहता है कि मामा, दीपक होटल में जाकर 4 डायमंड, 6 गोल्ड और 3 सिल्वर दे देना। तभी लक्ष्मी कहती है कि सिर्फ ब्रांड का नाम ही गोल्ड और सिल्वर रखा है, न जाने कब मैं खुद गोल्ड पहन पाऊंगी। मतलब कि दोस्तों, उन्होंने अपने मसाले के ब्रांड का नाम गोल्ड और सिल्वर रखा होता है और अब ऐसे ही गणेश का परिवार खुशी खुशी रह रहा होता है। अब दोस्तों, उसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारी कहानी की हीरोइन रानी को, जो कि रेसलिंग का गेम खेलती है। आज उसका मैच होता है और वो अपने सामने वाले अपोनेंट को पूरी तरीके से पछाड़ देती है। ये देखकर उसकी सभी दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे चीयर अप करती है। उसके बाद हम देखते हैं मैच खत्म होने के बाद रानी को उसकी फ्रेंड निम्मी का कॉल आता है। निम्मी उसे बताती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, लेकिन उसके पापा ने उस लड़के की शादी दूसरी जगह पर फिक्स कर दी और वो लड़का भी उस लड़के के साथ शादी करने के लिए मान गया है। लेकिन यार, मैं उस लड़के के बिना नहीं रह सकती, प्लीज रानी मेरी कुछ मदद कर दे। अब रानी पहले तो उसे शांत करती है और कहती है कि उसे लास्ट बार मिलना है ऐसा बताकर कल सुबह ब्लू शर्ट पहनकर वैष्णवी सफायर मॉल में आने के लिए कहना, उसके बाद का मैं देख लूंगी। अब उसके अगले दिन हम वैष्णवी सफायर मॉल को देखते हैं। यहाँ पर रानी और उसके फ्रेंड निम्मी के पास पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस मॉल में गणेश भी आया होता है और यहाँ निम्मी को अपना बॉयफ्रेंड दिख जाता है। वो रानी को इशारा करके बताती है कि ये लड़का वही है, लेकिन इतने में वो लड़का आगे चला जाता है और उसकी जगह पर गणेश आकर खड़ा हो जाता है। अब शर्ट भी सेम ही पहनने की वजह से रानी को लगता है कि गणेश ही निम्मी का बॉयफ्रेंड है और ये सभी लड़कियां गणेश के पास पहुंच जाती है। और उसी मॉल में हम देखते हैं कि निम्मी का बॉयफ्रेंड उसे लेकर किसी दूसरी जगह पर चला जाता है। यहाँ गणेश और वो लड़कियां लिफ्ट से जा रही होती है तो रानी उससे पूछती है कि सर, आप कौन सा परफ्यूम यूज करते हो? गणेश कहता है नहीं, मैं परफ्यूम यूज नहीं करता। तो यहाँ पर ये सभी लड़कियां उसे जबरदस्ती एक परफ्यूम को सूंघाकर वो कैसा है ये बताने के लिए कहती है, लेकिन जैसे गणेश उस परफ्यूम को सूंघता है वो तुरंत ही वहां पर बेहोश हो जाता है और ये सभी लड़कियां उसे लेकर एक दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। अब थोड़ी देर के बाद जब गणेश को होश आता है तो रानी उसे धमकाते हुए कहती है कि ओ मिस्टर, मेरी फ्रेंड निम्मी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और अब तुम उसके साथ सब कुछ करके उसे छोड़ रहे हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। तो गणेश कहता है कि मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैं किसी निम्मी को नहीं जानता। लेकिन रानी तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी उसे निम्मी का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि अरे यार, मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मॉल से सीधा मंदिर आ गई हूँ।
और अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों शादी करने वाले हैं। इतना कहकर वो फोन को कट कर देती है। तो अब रानी को पता चल जाता है कि उन्होंने गलत लड़के को उठाया है, इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं और यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन दोस्तों अब गणेश कहता है कि ऐसे कैसे, अगर सेम यही घटना किसी लड़की के साथ हुई होती तो किडनैप करने वाले लड़की की तो अब तक शामत आ जाती। सारे न्यूज चैनल पर उसकी खबर ट्रेंडिंग पर होती, इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। रुको, मैं तुम्हारी पुलिस से कंप्लेंट करता हूँ। अब ये सुनने के बाद वो सभी लड़कियां गणेश से माफी मांगने लगती है, लेकिन गणेश कहता है कि रानी को मेरे पैर पकड़कर माफी मांगनी होगी, तो ही मैं तुम लोगों को माफ करूंगा। तो अब रानी उसके पैर पड़ने के लिए जाती है, तो गणेश कहता है कि ठीक है, लड़की की जगह पैरों में नहीं बल्कि दिल में होनी चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। और दोस्तों अब ये सब कुछ देखकर रानी को गणेश थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा था। तभी हम देखते हैं कि कुछ गुंडे वहाँ पर आकर उन लड़कियों को छेड़ने लगते हैं, इसलिए रानी और उन लड़कियों को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर गणेश आ जाता है और उन गुंडों की जबरदस्त कुटाई करता है। वो उन लोगों को इतना मारता है कि वो डर के मारे भाग जाते हैं। और अब अपनी जान बचाने के लिए वो लड़कियां गणेश को थैंक यू कहती है। फिर दोस्तों उसके अगले सुबह हम देखते हैं गणेश जॉगिंग के लिए आया होता है और सेम उसी जगह पर रानी भी अपनी एक्सरसाइज कर रही होती है। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और थोड़ी तूतू में करने के बाद गणेश रानी को प्रपोज कर देता है। अब रानी तो उसे पहले से ही लाइक करने लगी थी, इसलिए वो भी हाँ कह देती है। खैर अब यहाँ दूसरी तरफ उस गांव में हम देखते हैं कि लामा मौजी कहते हैं सूर्य और चंद्र एक ही राशि में जब आ जाएंगे तभी हम उस दुष्ट आत्मा को कैद कर सकते हैं, और वो आज का दिन है। हम देखते हैं स्वामी जी और उनके साथी उस बंगले में पहुंच जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो आत्मा उन लोगों को बहुत ज्यादा डराने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग भी डटकर उसका सामना करते हैं। और स्वामी जी तो एक जगह पर बैठकर अपनी मंत्र साधना शुरू कर देते हैं ताकि उस आत्मा को कैद किया जाए। लेकिन वो आत्मा स्वामी जी के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि स्वामी जी बेहोश होकर वहीं पर गिर जाते हैं और फिर उन्हें वहां से ले जाया जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि गणेश एक शादी अटेंड करने के लिए आ जाता है और वहां पर रानी और उसका पूरा परिवार भी मौजूद था। रानी गणेश को देखकर उससे अकेले में मिलने के लिए जाती है और गणेश भी रानी को देखकर कहता है कि आज तो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं और रानी शर्मा कर वहां से चली जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर रानी का जीजा मानिक ये सब कुछ देख लेता है और वो वहाँ पर बैठी हुई एक आंटी से पूछता है कि आंटी वो लड़का कौन है। और वो आंटी तो गणेश के बाजू वाले लड़के को देखकर बताती है कि अरे वो लड़का तो कपूर खानदान का इकलौता वारिस है, 1000 करोड़ रुपए का मालिक है वो। अब ये बात सुनने के बाद मानिक तो बहुत ज्यादा खुश रहता है, वो तुरंत ही गणेश के पीछे पीछे जाता है। तभी यहाँ पर गणेश को उसके मामा का कॉल आता है और वो उससे पूछते हैं कि ये मसाले के ऑर्डर कितने भेजने हैं। तो गणेश कहता है कि गोल्ड के 10 बॉक्स और सिल्वर के 4 बॉक्स और उस अनाथ आश्रम की मदद करने के लिए भी 2 बॉक्स भेज दो। अब ये सब कुछ सुनकर मानिक को लगता है कि गणेश बहुत ही ज्यादा अमीर है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गणेश और रानी फिर से एक दूसरे के साथ प्यार से बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर रानी के पिताजी आ जाते हैं और उन्हें पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर मानिक आता है और अपने ससुर जी से कहता है कि अरे ससुर जी, आप इस लड़के को नहीं जानते, ये कपूर खानदान का इकलौता वारिस है और 1000 करोड़ रुपए का मालिक भी। ये बात सुनकर रानी के पिताजी भी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और वो दोनों हाँ कहते हैं। अब रानी के पिताजी गणेश को कहते हैं कि कल तुम अपनी फैमिली लेकर हमारे घर पर आ जाना, फिर हम तुम्हारी शादी की बात करेंगे। और ये देखकर गणेश भी बहुत ज्यादा खुश रहता है। अब उसी तरह अगले दिन हम देखते हैं कि गणेश अपने पूरे परिवार को लेकर रानी के घर पर पहुंच जाता है। यहाँ मानिक और रानी के पिताजी को लग रहा था कि गणेश तो बहुत ज्यादा अमीर है, इसीलिए वो सीधा मर्सिडीज लेकर आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो गणेश एक बहुत ही खटारा गाड़ी लेकर आता है। अब बैठकर बातें करने के बाद रानी के पिताजी को ये बात पता चलती है कि ये तो एक मिडिल क्लास लोग है और गणेश का सिर्फ छोटा सा मसाले का बिजनेस है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। तभी वहाँ पर रानी भी आ जाती है, लेकिन उसके पिताजी बिना रिश्ते की बात किए वहाँ से चले जाते हैं। गणेश भी ये देखकर समझ आता है कि रानी के पिताजी शादी के लिए तैयार नहीं है। खैर अब रात होने के बाद रानी के पिताजी अपने एक दोस्त को कॉल करते हैं और उसके अगले दिन हम देखते हैं रानी को देखने के लिए एक फैमिली आई होती है। ये लोग मंगल होटल में बैठकर ये प्रोग्राम करने लगते हैं, लेकिन अपने पिताजी की ये बात रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ इस तरफ हम रोड पर देखते हैं कुछ गुंडे गणेश को रोक देते हैं और उसे मारने पीटने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों उल्टा गणेश ही उन सब की अच्छी तरीके से धुलाई करता है। और दोस्तों इन गुंडों को रानी के पिताजी ने ही भेजा था गणेश को सबक सिखाने के लिए, लेकिन उल्टा ये उन लोगों पर ही भारी पड़ गया।
तभी हम देखते हैं कि रानी गणेश को कॉल करती है और उसे बताती है कि मेरे पिताजी किसी दूसरे लड़के के साथ मेरी शादी फिक्स कर रहे हैं, तुम तुरंत ही यहाँ मंगल होटल आ जाओ। तो उसी तरीके से गणेश वहां पर पहुंच जाता है और उस लड़के से कहने लगता है कि देखो भाई, मैं और रानी एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम लोग अलग नहीं हो सकते, तू कट ले यहाँ से। और ये देखकर लड़के वाली फैमिली बहुत ज्यादा गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। अब रानी के पिताजी की बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई थी, इसीलिए वो अपने बेटे के ऊपर हाथ उठाने जाते हैं, लेकिन तभी गणेश उन्हें रोक लेता है। तब रानी के पिताजी गणेश से कहते हैं कि मेरी बेटी से शादी करने की तुम्हारी औकात नहीं है, तुम तो उसे थोड़ा सा भी खुश नहीं रख सकते, तुम्हारी गरीब फैमिली के पास है ही क्या। मेरी बेटी की शादी अगर तुमसे हो गई तो वो गरीबी में कभी खुश नहीं रह पाएगी। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब दोस्तों उसके अगले दिन हम देखते हैं रानी के पिताजी सत्या नाम के बहुत बड़े गुंडे के पास आ जाते हैं और उसे गणेश को मारने की सुपारी दे देते हैं। वो बताते हैं कि मैंने कुछ गुंडों को उसे मारने पीटने के लिए भेजा था, लेकिन उल्टा उसने ही मेरे आदमियों को मार दिया। अगर मैंने उसे जान से मार दिया तो मेरी बेटी मुझे पुलिस स्टेशन भेज देगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जैसे कि गणेश भी मारा जाए और किसी को भी पता न चले कि इसके पीछे मेरा हाथ है। तो सत्या कहता है कि ठीक है सर, तो अब इसके लिए हमें एक बहुत ही शातिर प्लान बनाना होगा। अब सत्या उसे कहता है कि तुम इस शादी के लिए मान जाओ और उन दोनों की शादी हम एक दूर बहुत ही सुनसान बंगले में करेंगे। वहीं पर मैं गणेश को मार दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब रानी के पिताजी ठीक वैसा ही करते हैं। वो गणेश के घर पर जाते हैं और उन लोगों से माफी मांगते हैं। वो आगे ये भी कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मुझे शादी मंजूर है। तो अब ये बात सुनकर गणेश के सभी परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रानी के पिताजी बताते हैं कि हम इस शादी को बहुत ही धूमधाम से नहीं कर सकते क्योंकि मेरे रिश्तेदार और दोस्त बहुत ही ज्यादा अमीर लोग हैं। मैं नहीं चाहता कि वो लोग आपकी बेइज्जती करें, इसलिए हम इस शादी को आदि कलेश्वर पहाड़ के पुराने बंगले में करेंगे। अब गणेश की फैमिली के लिए यही बात बहुत बड़ी थी कि रानी के पिताजी शादी के लिए मान गए हैं, इसलिए वो भी इस शादी को उस बंगले में करने के लिए मान जाते हैं। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं गणेश और उसका पूरा परिवार उस बंगले की तरफ जाने की तैयारी करने लगता है। गणेश की माँ लक्ष्मी देवी माँ से प्रार्थना करने लगती है कि माँ ये शादी सही सलामत हो जाए, और तभी उनकी बैग के अंदर देवी माँ का त्रिशूल गिर जाता है। और ये लोग बहुत ही मजे से जा रहे थे क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं था कि वो बंगला भूतिया बंगला है। अब गणेश और उसका परिवार घर से निकल जाते हैं। आदि कलेश्वर पहाड़ तक पहुंचने के लिए उनको शाम हो जाती है। हम देखते हैं कि रास्ते में हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही थी और इस हवा के चलते रास्ते पर लगी हुई नेम प्लेट बदल जाती है, जिस वजह से गणेश एक गलत रास्ता पकड़ लेता है। अब बहुत ज्यादा रात हो जाती है और उन्हें एक ढाबा दिखाई देता है। उन्हें भूख भी लग गई थी, इसलिए वो कुछ खाने के लिए उस ढाबे के पास रुकते हैं। ये ढाबा दिखने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था और वहाँ पर काम करने वाले दो लोग भी। ये लोग ऑर्डर देकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम होने के बाद भी खाना तैयार नहीं हो रहा था, इसलिए अब ऐसे ही टहलने के लिए गणेश के पिताजी वहाँ से थोड़ा दूर चले जाते हैं। उसके बाद गणेश का मामा प्रताप उस ढाबे पर काम करने वाले लड़की के पीछे पीछे जाता है। अब ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन अब तक गणेश के पिताजी वापस नहीं आते, इसलिए उसकी माँ कहती है कि जा बेटा, पिताजी को देख कर आ जा। तो अब गणेश भी वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ ढाबे पर उसकी माँ लक्ष्मी अकेले ही होती है। तभी लक्ष्मी के साथ भूतिया घटना होने लगती है। लक्ष्मी को वहाँ पर एक आत्मा दिखाई देती है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो चीखने चिल्लाने लगती है और वहाँ से भागने लगती है। यहाँ प्रताप मामा भी जिस लड़की के पीछे गए थे वो भी एक आत्मा थी। ये देखकर वो भी घबराते हुए भागने लगते हैं। अब उसके बाद गणेश फिर से उस ढाबे के पास आता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक शॉकिंग बात पता चलती है कि वहाँ पर ढाबा था ही नहीं, वो एक खंडर जगह होती है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता। ये देखकर गणेश तो शॉक हो जाता है और अपने परिवार वालों को आवाज देने लगता है। वो गाड़ी लेकर उन्हें ढूंढने के लिए जाता है और रास्ते में उसे सभी लोग मिल जाते हैं। वो सभी लोग गणेश को बताते हैं कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पर हमने भूत को देखा। अब यहाँ पर गणेश उन सभी लोगों को संभालता है और उसे पता चल जाता है कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। खैर अब ये लोग जैसे तैसे करके सही रास्ता पकड़कर उस बंगले के पास पहुंच जाते हैं। अब ये लोग बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं, इसलिए सीधा बंगले के अंदर जाकर सो जाते हैं। लेकिन तभी हम उस घर में किसी बुरी आत्मा को भी देख पाते हैं। अब सुबह हो जाती है और सभी लोग उठ जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर गणेश को मारने के लिए सत्या और उसकी टीम नौकर बनकर रह रही है। सत्या का प्लान था कि शादी से पहले ही वो गणेश को मार देगा और इसी एरिया में दफना देगा ताकि किसी को भी कुछ भी पता ना चले। अब हम लोग देखते हैं कि शादी की रस्में शुरू हो जाती है। ये लोग उस घर में पहले दिन पूजा रखते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं।
अब उसके बाद रात हो जाती है और हम रानी को देखते हैं। वो गणेश को कॉल करके उससे मिलने आने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ गणेश तो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा होता है। इसलिए अब रानी अपने कमरे में जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक वहां पर रखी हुई चीजें अपने आप ही गिरने लगती है। लाइट भी अपने आप ही फ्लिकरिंग करती है और तभी अचानक उसे एक आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि सभी लोग आंगन में बैठे होते हैं। तभी लक्ष्मी गणेश को जल्दी से बुलाती है और ये लोग घर के पीछे जाकर देखते हैं तो वहां पर कुएं के पास रानी बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। ये लोग तुरंत ही रानी को घर के अंदर लाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा तुम वहां पर कैसे पहुंची। तो रानी सबको कल रात जो घटना हुई उसके बारे में बताती है। कल रात उसने इस बंगले में भूत को देखा और अब ये बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। रानी के पिताजी कहते हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ तुम्हारा वहम होगा, तुम ज्यादा चिंता मत करो और अब बस आराम करो। उसके बाद रानी के पिताजी सत्या के पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि अरे तुम लोगों ने हमें यहाँ पर किस भूतिया बंगले में लाकर रखा है। लेकिन दोस्तों सत्या यहाँ पर कहता है कि सर वो भूत हमारा भेजा हुआ था। पहले हम सब लोगों को डराकर इस बंगले में भूत ऐसा दिखाएंगे और उसके बाद गणेश को मारकर ऐसा दिखाएंगे कि ये सब कुछ भूत नहीं किया है। अब रानी के पिताजी को भी ये प्लान अच्छा लगता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं स्वामी जी को। उन्हें होश आ जाता है और वो अपने लोगों से कहते हैं कि उस दिन मैंने उस आत्मा को एक बॉक्स के अंदर बंदी बना लिया था, लेकिन उस आत्मा के हमले को मैं सहन नहीं कर पाया और वहीं पर बेहोश हो गया था। अब हमें किसी भी तरह उस बॉक्स को हासिल करना होगा, वरना अगर वो आत्मा उस बॉक्स से बाहर आ गई तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि एक अंग्रेज उस बॉक्स को ढूंढने के लिए बंगले में आ जाता है और लकीली एक स्टोर रूम जैसी जगह पर उसे वो बॉक्स मिल जाता है। लेकिन तभी वहां पर प्रताप और गणेश के पिताजी आकर उस अंग्रेज के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं और उन लोगों को उस अंग्रेज की जेब में एक दारू की बोतल मिलती है। वो उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर चांद की रोशनी पड़ने लगती है और धीरे धीरे वो रोशनी उस बॉक्स के ऊपर पड़ती है, जिससे कि वो भयानक आत्मा उस बॉक्स से आजाद हो जाती है। यहाँ इस तरफ रात को सत्या गणेश को डराने की कोशिश करने लगता है। अब गणेश को वह आत्मा डराने लगती है और उसकी सच्चाई जानने के लिए गणेश उसका पीछा करने लगता है। लेकिन इन लोगों को तो पता ही नहीं था कि असली आत्मा आजाद हो गई है। पहले वो आत्मा सत्या और उसके आदमियों को डराती है और मार मार कर उनका बुरा हाल कर देती है। उसके बाद वो आत्मा रानी के पिताजी के ऊपर हमला कर देती है और डर के मारे उन्हें तो लकवा ही मार जाता है। यहाँ इस तरफ उस बंगले में रहने वाले बच्चे की आत्मा प्रताप और गणेश के पिताजी को डराने लगती है और उसके बाद गणेश की माँ लक्ष्मी को और रानी को ये पता चल जाता है कि हाँ इस बंगले में सच में आत्मा रहती है जो उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। तो वो दोनों ही तुरंत ये बात जाकर गणेश को बताती है और गणेश और ये सभी लोग मिलकर इस बंगले से भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर बहुत ही ज्यादा तूफान आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि उसी वक्त स्वामी जी और उनके कुछ लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब उस आत्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो रानी के शरीर को पजेस कर लेती है। और दोस्तों अब हमें यहाँ पर उस आत्मा की कहानी के बारे में बताया जाता है। बहुत साल पहले ये जगह विक्रम नाम के राजा की हुआ करती थी। उस समय राजा की सारी संपत्ति हासिल करने के लिए एक नौटंकी करने वाली बहुत ही खूबसूरत लड़की ने राजा को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और थोड़े ही दिनों में उन दोनों ने शादी कर ली। अब काम के सिलसिले में राजा जब अपने बंगले से बाहर जाता था तो वो अपने प्रेमी को बुलाकर उसके साथ संबंध बनाती थी, जिसमें उसने एक बच्चे को जन्म दिया। 7 साल तक उसने इस राज को छुपाए रखा, लेकिन जब राजा को ये बात पता चली तब उसने उसके बच्चे को और उस प्रेमी को एक साथ जलाकर खत्म कर दिया और उसने अपनी पत्नी को कोड़े मारने का आदेश दिया जब तक वो मर न जाए। ऐसा कहकर वो अपने राजमहल लौट गया। लेकिन अब यहाँ पर अपने बच्चे को खोने का दुख, प्रेमी को खोने का दुख, ये सब कुछ वो सहन नहीं कर पाती और वो अपनी आत्मा को बेताल को समर्पित कर देती है। और अब उसके कुछ दिनों बाद उस राजा की भी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों तब से ये बंगला हॉन्टेड माना जाता है। यहाँ पर आने वाले किसी भी आदमी या फिर जानवर को यह आत्मा नहीं छोड़ती। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर ये सारी कहानी बताने के बाद रानी बेहोश जाती है। तो अब स्वामी जी फिर से ध्यान में बैठकर उस आत्मा को बॉक्स के अंदर कैद करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनसे ये काम नहीं हो रहा था। तब वो गणेश से कहते हैं कि तुम्हें रानी की जान बचाने के लिए उस आत्मा को कैद करना होगा। मैं अपनी शक्तियों की मदद से तुम्हें उस आत्मा के पास भेज दूंगा। तो अब गणेश भी रानी की जान बचाने के लिए मान जाता है। स्वामी जी अपनी शक्तियों की मदद से उसे दूसरे डायमेंशन में भेज देते हैं। वो जगह बहुत ज्यादा डरावनी थी जहाँ पर वो आत्मा होती है।
अब वो आत्मा गणेश के ऊपर हमला करने लगती है और यहाँ इस तरफ सब लोग देखते हैं कि गणेश किस तरह से तड़प रहा होता है। ये देखकर उसकी माँ लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, इसीलिए वो पूजा घर में जाकर देवी माँ से प्रार्थना करने लगती है कि उसके बेटे गणेश को और होने वाली बहू को बचा ले और उससे जो अपने बैग में देवी माँ का त्रिशूल मिला था वो उसे लेकर गणेश के हाथ में रख देती है। अब ऐसा करने से देवी माँ की शक्ति गणेश को मिल जाती है और गणेश उस त्रिशूल के जरिए उस आत्मा के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो आत्मा कमजोर पड़ जाती है और उस बक्से में कैद हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं गणेश और रानी को होश आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे को सेफ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर रानी के पिताजी को भी समझ में आ जाता है कि उनकी बेटी के लिए गणेश ही परफेक्ट लड़का है, इसलिए अब वो उनकी शादी के लिए खुशी खुशी मान जाते हैं। और दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।